कल लॉ का पेपर और जैसा मैंने बोला है आपको हर दिन सेम डे आपको एग्जाम के डे पे ही एमसीक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं फटाफट से लॉ के एमसीक्यू सॉल्यूशन बिना किसी डिस्कशन के। जल्दी से मैच करिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके तब अपना स्कोर बताना भाई आपका स्कोर क्या रहा। तो लॉ का एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं मैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर नंबर 2 का सीए इंटर जेन 2025 का। जल्दी से बता देता हूं आंसर क्या क्या है ताकि आप मैच करें, अपने आंसर बताएं। और एक चीज और बता दूं, मैंने आपको लॉ का सुपर 40 दिया था, आई होप आप वो वीडियो देख के गए थे और उसमें मैंने कुछ चीजें डाली थी यहां पर कि आप इनमें से कुछ चीजें करके चले। जैसे चैप्टर नंबर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू भी आया है इसमें से, जैसा मुझे बच्चों ने बताया। और अभी मेरे हाथ में पेपर आएगा और जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशंस वगैरह पूछी गई थी, इंटरप्रिटेशन में रूल्स आए थे। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला कि बच्चों ने कहा सर जो चीजें आपने बताई थी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, प्रोस्पेक्टस में से भी बच्चों ने मुझे बताया, डिपॉजिट्स में से भी क्वेश्चन आया था, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में जो टॉपिक्स बताए थे उसमें से काफी क्वेश्चन पेपर आया। उसके लिए एनालिसिस वीडियो अलग डालूंगा, टेक्स्ट वाली आई होप आपने देख ली होगी, उसके भी सुपर 40 और सारी चीज मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि लॉ के एमसीक्यू क्या है। तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। पहले वाला जो केस सिनेरियो है, सभी के केस सिनेरियो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में चेक कर लीजिएगा। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के फटाफट आंसर बता रहा हूं, क्रॉस चेक करना। टेक्स्ट 2 पेपर के सिलेबस के बराबर है और आपको इसमें लॉ की सुपर 40 भी चाहिए और सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज भी चाहिए, जो कि सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। तो उसे फटाफट से नीचे जाकर ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जेके लॉजिस्टिक वाला जो आपकी केस स्टडी है ये आप मैच कर लेना। उसने कहा टू होम शुड हैव रोहम इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज रेजिग्नेशन, किसको बता देना चाहिए था, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कंसीक्वेंसेस फॉर हिज नॉन कंप्लायंस। तो फटाफट से देख लेंगे, इसका जो आंसर नंबर होगा वो होगा डी। अगर आप बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन लेके आओ तो 1 घंटे के बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बस मैच करना चाहिए था। He should have informed JK Logistics as well as the registrar and CAG as a consequence of his failure he is liable to penalty not exceeding 50,000। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अमाउंट भी याद नहीं होगी तो क्या नाम है, गड़बड़ कर दोगे आप, तो आपको 50,000 वाला आंसर लगाना चाहिए था। कुछ बच्चों ने सी आंसर लगाया और काफी बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कंफर्म भी कर रहे थे इसका। सेकंड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द जेके लॉजिस्टिक एंड आरके लॉजिस्टिक लिमिटेड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एज टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दीस कंपनीज। और ये है सीए फाउंडेशन का टॉपिक कि बताइए कौन सी कंपनी होगी। तो आरके एज वेल एज जेके लॉजिस्टिक लिमिटेड दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंपनीज हैं। फाउंडेशन वाले लॉजिक लगाने थे आपको शेयर होल्डिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट, with respect to the act carried out Mr. Avinash, the partner of the new audit firm, what can you infer about appointment of AG and associates auditor of JKC? तो it is a valid since indebtedness with the prescribed limit है, यानी कि जब indebtedness होती है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन indebtedness अगर अमाउंट के अंदर है तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है यहां पर नहीं है। आप बोलोगे तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा अगर आपके आंसर मिसमैच कर रहे हैं, अदरवाइज ये आंसर है और टेक्स्ट के पेपर की तैयारी कीजिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका केस सिनेरियो नंबर 2, ये मीटिंग वाला है और मैंने बार बार बच्चों से बोला भाई मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसे जरूर करके जाना और उसमें से आपको फिर से एमसीक्यू दिखाई देने लगे हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, सर व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन एक्सवाइज लिमिटेड शुड टेक फॉर फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल जनरल मीटिंग एंड व्हाट कुड नॉट बी हेल्ड, जो कि 5 सितंबर। ध्यान रखना इसमें मिसमैच मत कर देना, अलग अलग आंसर है। 5 सितंबर वाले का अलग आंसर है, 12 सितंबर वाले का अलग आंसर है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कभी गलत मैच करके चले जाओ। अभी जो मैं आंसर बता रहा हूं 5 सितंबर वाले पॉइंट का बता रहा हूं, उसका जो आंसर है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ XYZ लिमिटेड टू इन्फॉर्म द फैक्ट दैट टू द रजिस्ट्रार दैट द एजीएम कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कवर बट अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। और वो समय सीमा आपको बता दी है, तो सी आंसर इसका होना चाहिए। और जिस क्वेश्चन में 12 सितंबर वाला पार्ट है, यानी कि जो इसमें पूछा गया कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लेना चाहिए, 5 सितंबर वाला अलग पॉइंट है, 12 सितंबर वाला अलग पॉइंट है। तो जो 12 सितंबर वाले का आंसर है वो है सी। There is no obligation on part of XYZ Limited to inform the registrar fact that the 12 सितंबर पे बट अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 30 दिन के अंदर 12 सितंबर हो जानी चाहिए थी। सेम सिमिलर से आंसर है इसके। नेक्स्ट 6th वाला पार्ट, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो टेकिंग फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि 2 दिसंबर को हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी। XYZ लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार फैक्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट अडॉप्टेड। बी आंसर है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद डिस्कशन बोलोगे तो मैं लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा सारी चीजें। उसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, इन द अबव केस सिनेरियो XYZ लिमिटेड ने कन्वेन नहीं की एनुअल जनरल मीटिंग 2 दिसंबर तक एंड मीटिंग हेल्ड ऑन दैट डेट वाज एनुअल जनरल मीटिंग बट विल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्हें करने होते हैं। और ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी है या किसी एमटीपी आरटीपी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने इसको बैच में करवाया था बच्चों को कि जब आपने क्या नाम है एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप नहीं कर पाए, एनुअल जनरल सॉरी ईजीएम कौन सा वाला पार्ट है ऑन दैट डेट, एनुअल जनरल मीटिंग जो ऑब्लिगेशन है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या एजीएम ना होने की वजह से वो ऑब्लिगेशन भी खत्म हो जाती है? तो आंसर इज नो, वो ऑब्लिगेशन इवन द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट हेल्ड was required to file the financial statement। ये एसएम का क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिया है, आप खुद चेक करना जाके और उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों नहीं हुई और 30 डेज के अंदर फाइल करने पड़ेंगे। तो ये वाला आंसर इसका है और एसएम का क्वेश्चन है। फिर केस सिनेरियो नंबर 3 है,
केस सिनेरियो नंबर 3 में बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स वांट्स टू अंडरस्टैंड द निराल इंप्लीकेशन 5% होल्डिंग ऑफ बीसीपीएल। यहां के बाद इस वाली केस स्टडी का जो मैं आंसर बताऊंगा 8th 9th और 10th तीनों क्वेश्चन आप जल्दी से क्रॉस चेक कर लीजिएगा बुक से। आई एम नॉट 100% श्योर 8 9 10th के बारे में, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो एक बार आप खुद भी क्रॉस चेक कर लेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो बीसीपी है, मे कंटिन्यू टू होल्ड 5% होल्डिंग इन एनसीएल। नेक्स्ट, योगेश वन ऑफ द शेयरहोल्डर्स डिपॉजिट कर रहा है एडवांस मनी रिमेनिंग ड्यू टू हिज शेयर विदाउट एनी सेल्स मेड। एनसीएल डिक्लेयर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या होगा, योगेश इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल मनी पेड इन एडवांस। तो ए आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द बोर्ड आइडेंटिफाइड सिलेक्ट ग्रुप ऑफ 50% एंड इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्ड एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। उसने क्या करना चाहिए, तो नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और यूटिलाइज एनी मीडिया। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है, सी वाला पार्ट, ये मैंने सुपर 40 में भी डाला था, देखो दिखाता हूं आपको। ये रहा लॉ की सुपर 40, और प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक में मैंने अलग से लिखा था कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट जरूर पढ़ के जाना। कहां गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये रहा जनरल क्लॉज एक्ट इंटरप्रिटेशन है, प्रोस्पेक्टस है, ये रहा प्राइवेट प्लेसमेंट, और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इससे दिखाई दे गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, थोड़ी प्रमोशन कर दो, बीच में इंस्टाग्राम हैंडल है, जरूर फॉलो कर लेना इसको, दीपक शर्मा केडीसी के नाम से भाई फॉलो कर लेना। नोट्स मैंने डाल दिया आज इस पे, आज जीएसटी और इनकम टैक्स के मस्त हैंड रिटन नोट्स क्लास के डाल दिए हैं मैंने, ऐसे स्टोरी हाईलाइट्स करके यहां पर दिख जाएगा आपको, सबसे पहले दिख जाएगा, तो नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मैं आ जाता हूं जल्दी, और जो बच्चे फॉलो करके डाउनलोड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा उनका। जो केस सिनेरियो नंबर 4 लास्ट, एएसआई बिल्डर्स वाला, अब मैं फटाफट से बता देता हूं इसका क्या आंसर है। तो देखिए, ये तो भाई आप 200% श्योर कर लेना, फेमा से आया, और फेमा इतना इंपॉर्टेंट होता है, बस क्या बताऊं आपको। कंसीडरिंग द फेमा 19 डिसाइड अपॉन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन दैट कैन बी पेड बाय कूपर एज वेल एज कंसल्टेंसी चार्जेस। तो 30,000 यूएसडी डॉलर है और 10 लाख है रेस्पेक्टिवली। ए आंसर इसका होना चाहिए बिना किसी डाउट के। कंसीडरिंग द फेमा डिसाइड अपॉन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कंटेनर्स फ्रॉम इटालियन पोर्ट बाय इंडियन कंपनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सरफेस वालों से, बस सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। नेक्स्ट, कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा, पॉसिबल सजेशन जो आपको देने हैं लीगल टीम को जो इन्वेस्ट करना चाहती है 2,60,000 टोनी इन ऋषिकेश फार्म हाउस प्रोजेक्ट में जो लगाना चाहती है, तो क्या वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फार्म हाउस बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इसलिए नहीं कर पाएगा बस। और 14th क्वेश्चन पे आते हैं, where after the death of the business is continued by the same limited name, continue use of that name or deceased partner's name as the part thereof shall not by itself make his legal representative or is state liable for any act limited liability की जो उसके डेथ के बाद हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फाउंडेशन वाला बच्चा भी बता देगा कि अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अप टू द डेट ऑफ डेथ तक ही रिक्वायर्ड होता है, और नोटिस की भी जरूरत नहीं होती डेथ के केस में। तो उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट कहां अप्लाई होता है, तो ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे और वो पिटने भी चाहिए। कारण ये है कि कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है जनरल क्लॉज एक्ट कहां अप्लाई होता है, पढ़ाता नहीं है, इसका मतलब सब जगह अप्लाई होता है। तो द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्लॉज। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा था, इसका मतलब आपको नहीं बताया होगा, इसका मतलब वो सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन, आप मुझे बताना आपके कौन से वाले मार्क्स सही है, कौन से वाले गलत है। आपने बोला एमसीक्यू सॉल्यूशन सुपर फास्ट तरीके से मैं लेके आ गया हूं। अब भाई लग जाइए टेक्स्ट में, टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी मैंने डाल दी है, तो अगर बोलोगे तो उसका लिंक भी डाल दूंगा, या आज ही चेक कर लेना। सुपर 40 बोलोगे तो सुपर 40 लेके आऊंगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, अगर आप बोलोगे सर 4-4 5-5 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कराओ जिसमें जीएसटी की कंप्यूटेशन होती है और जिसमें इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन होती है और जिसमें बाय डिफॉल्ट और 115 बीएससी सब दिमाग खराब है, पहला क्वेश्चन पक्का करा दो तो मैं वो भी करा दूंगा। लेकिन आपको करना होगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके बताना होगा कि ये सारी चीजें मैं आपके लिए करूं या ना करूं। नोट्स अवेलेबल करा दी है, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज मिल गई है टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, शायद मैंने नंबर लिखा हुआ है यहां पर, शायद, जी हाँ, इस तरीके से आप इस नंबर पर क्या नाम है मैसेज करके नाम लिखना, स्टेट लिखना, कोर्स लिखना, क्वेरी लिखना, तुरंत मैसेज करने मत भागो, मारूंगा बहुत पहले, ये सब देखो, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना, आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वाले वीडियो पे कमेंट किया हुआ है, तब आपको ऑटोमेटिक चीजें सेंड हो जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट पेपर रह गया है आज का पेपर, सारे बच्चों से जो मुझे रिव्यू मिला वो यही था कि ठीक ठाक पेपर था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आए थे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं थे। आपका कैसा पेपर था, आपका कैसा रिव्यू, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पेपर के क्विक रिव्यू सेक्शन बी वाले पार्ट का भी लेके आऊंगा बहुत जल्द, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।